Hello students, this video is the next part of the class 12th chapter solution. फर्स्ट चैप्टर बेटा आपको मैंने बता रखा सॉल्यूशन के बारे में कि अगर हम मैटर की वेरियस स्टेप यानी वेरियस स्टेज आपको पता है तीन स्टेज होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो तीनों स्टेट में कैसे कैसे सॉल्यूशन फॉर्मेट किया था मैंने बताया था। तीनों स्टेट में अलग अलग स्टेज में सॉल्वेंट अलग लिए थे, अलग अलग स्टेज में सॉल्यूट अलग लिए थे। ठीक है, यानी तीनों को एक इंटरमिक्सिंग करके एक चेन बना के मैंने एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चार्ट बना के फॉर्मेट किया था। और अब ना एक टॉपिक आता है कि जिसमें मैंने आपको बताया था सॉल्बिलिटी इन द गैस कि गैस की सॉल्बिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है। लिक्विड में सॉल्बिलिटी अगर हम करते हैं सॉल्वेबल करते हैं किसको, गैस को। तो देखिए बेटा द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस, यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें कुछ मेन फैक्टर हैं कि कैसे कैसे सॉल्बिलिटी हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट करेगा सॉल्बिलिटी पर अगर गैस और लिक्विड को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं। पहला क्या है, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, कि नेचर गैस का कैसा है और सॉल्वेंट का कैसा है। दोनों के नेचर वेरी करते हैं, अगर गैस का सॉल्वेंट कैसा और सॉल्वेंट का, अगर दोनों के सॉल्वेंट ही वेरी करते हैं। सेकंड क्या, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। थर्ड क्या, प्रेशर वेरी करता है। अब लोग हम पहला हेडिंग ले लेते हैं कि नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। देखिए नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट वेरी करते, कैसे वेरी करते, देखिए जैसे अगर मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट में मैंने वाटर लिया, वाटर के साथ मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ द गैसेस डिसॉल्व करने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि सॉल्युबिलिटी जो है अलग अलग गैसों की अलग अलग होती है। जैसे क्या है, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन अगर मिक्स करता हूं तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होने वाली जो गैस है वो हाइड्रोक्लोरिक गैस है। उसके आफ्टर देन अमोनिया गैस है। थर्ड स्टेप में जो आती है वो CO2 है, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर सॉरी ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। CO2 is more soluble in water than the oxygen or hydrogen. The gas which react with the solvent possesses highly solubility. सबसे ज्यादा स्पीडली जैसे डिसॉल्व करोगे एकदम घुलती हुई चली जाएगी। वो कौन सी, HCl है, NH3 है, आर सॉल्वेंट इन वाटर। अब मैंने क्या करा, अब तो मैंने गैसेस अलग अलग यानी सॉलिड की क्वांटिटी अगर मैंने वेरियस में ले ली थी, अब मैंने क्या करा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमने दो स्टेप में लिया कि दो दो सॉल्वेंट ले रखे हैं, एक तो लिया है अल्कोहल और दूसरा लिया है वाटर। तो मैंने देखा कि O2 एंड N2 और CO2 आर हायर सॉल्वेंट इन द CO अल्कोहल एंड देन इन वाटर। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो डिसॉल्व होंगी गैसेस ऑक्सीजन और N2 और CO2 किसी को भी घोलना चाहो तो आपको वाटर की अपेक्षा किस में डिसॉल्व ज्यादा होंगी, अल्कोहल में। ठीक है, किस पर, एट फिक्स टेम्परेचर, एक सेम टेम्परेचर अगर दोनों डिसॉल्व, दोनों को अगर सॉल्वेंट को रखते हैं और हम देखते हैं ऑक्सीजन को अगर घोलना चाहें दोनों में तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो डिसॉल्व होंगी वो अल्कोहल में डिसॉल्व होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर, कि the solubility of the most of the gas in the liquid decrease with increase of the temperature because it is an exothermic process। बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने बता रखा होगा या पहले ही पढ़ रखा होगा आपने भी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि when a reaction release the energy और हीट एनर्जी या टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो क्या कहलाती हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये रिलीज क्यों होती है, क्योंकि रीजन क्या है, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज होता है जाहिर सी बात है, अब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ही होते हैं। बॉन्ड ब्रेक हो या बॉन्ड फॉर्मेट हो, दोनों ही प्रोसेस में हमें एनर्जी की नीड्स होती है। एक में एनर्जी की नीड्स होती है, एक में एनर्जी रिलीज होती है, और जो रिलीज होती है वो एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। देखिए बेटा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करोगे उसका मतलब टेम्परेचर को आपको लो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर हाई हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी आपकी घटती आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ग्राफ नीचे की तरफ लो चल रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पर ग्राफ डाउन होना शुरू हो रहा है। क्लियर हो गया।
यही बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका है बेटा, मैंने यहां देखा है कि मैंने वेरियस टाइप में हमने गैसेस ले रखी हैं और अलग अलग टेम्परेचर वेरी करा रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। बेटा देखो हर एक में टेम्परेचर इंक्रीज, N2 गैस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या से डिक्रीज होती है। पहले 29 0.029 थी, फिर उसके बाद 0.019 हुई, उसके बाद 0.012। इसी तरीके हर गैस का सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, एज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेशर, कि जैसे वैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर कैसे बढ़ता है, देखिए अभी बताता हूं। द प्रेशर कैसे बढ़ता है, द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा बेटा कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, कि अब तक टेम्परेचर का मतलब था, तो उन्होंने क्या करा, एक प्रेशर का वेरी करा कि एक पिस्टन ली और पिस्टन को प्रेशराइज करा, और प्रेशराइज करा तो उन्होंने देखा कि वॉल्यूम जो था वो सिलेंडर का था वो डिक्रीज हो रहा, क्योंकि पिस्टन जैसे जैसे डाउन चलता है पिस्टन, तो उससे क्या वॉल्यूम वैसे होता है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, इसका मतलब द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, कि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका प्रेशर कैसा इंक्रीज हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे, एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। ये नहीं हो टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। हमेशा याद रखना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस तरीके से प्रेशर घटता जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यहां इन्होंने रिलेशन लिया है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी m जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो k मिलेगा, जो कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, k इज द कांस्टेंट, p इज द प्रेशर, और m क्या है, मोल। जितने नंबर ऑफ द मोल्स आप गैस की क्वांटिटी डिसॉल्व कर रहे हो वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इतना प्रेशर की होगी। क्लियर हो गया। द वैल्यू ऑफ द k इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर k की वैल्यूशन ये ही नहीं रहेगी, डेफिनेट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी पिछले बताया था कि हर गैस के लिए सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो रही थी, तो इसी तरीके से के की वैल्यूशन भी डिफरेंट ही रहेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज नॉन एट द पर्टिकुलर प्रेशर, अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है देन इट कैन बी कैलकुलेट एट अदर प्रेशर यूजिंग द रिलेशन। अगर आपको किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पता है और सॉल्युबिलिटी के साथ साथ उसका प्रेशर भी पता है, तो आप उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, दूसरे का प्रेशर भी काउंट कर सकते हैं। कैसे, क्या है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p बताया था मैंने आपको, तो यहां क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे m1 अपॉन m2 और इक्वल टू p1 अपॉन p2, क्योंकि इसी के रिलेशन से यहाँ पर m1 और m2 क्या है, दो गैसों के मोल्स हैं, और p1 और p2 अलग अलग गैसों के प्रेशर हैं। क्लियर हो गया। इसका प्रेशर ये है और इसका प्रेशर ये है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज दैट इसके सॉल्युबिलिटी दी, मोल्स दिए, इसके भी मोल्स दिए, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रेशर दिया तो आप इसका P2 अगर निकालना चाहें तो P2 डायरेक्टली P2 इक्वल टू m1 अपॉन m सॉरी P2 इक्वल टू P1 इंटू m2 अपॉन m1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। कैसे निकालेंगे, P2 इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई P1 अपॉन कितना, m1। क्लियर हो गया। इस रिलेशन से निकाल सकते, किसी को निकाल सकते हैं, जो भी चीज रखना वहां रखना, क्रॉस कर दीजिए, अपने आप रिलेशन निकालिए। नेक्स्ट, हेनरीज लॉ कैन बी अप्लाइड, कहां कहां अप्लाइड होता है ये देखिएगा। हेनरीज लॉ कैन बी अप्लाइड टू ईच इंडिविजुअल गैस independent of the presence of the other gas. If we use the mole fraction of the gas in the solution as the measure of its solubility, अगर solubility अगर measurement कर रहे हैं तो उस समय अगर आपने मोल फ्रैक्शन लिया तो भी आप निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन, तो उसके लिए लॉ क्या बना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन
इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, पार्शियल प्रेशर। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे उस तरीके से पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जाए, यानी ये मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मोल। ये किसका, हेनरीज का लॉ था। उसमें क्या हमने क्या करा, हमने इसके लिए रिलेशन को फॉर्मेट करा। कैसे करा, x directly proportional x directly proportional to p था, where x is the mole fraction of the gas in the solution, p is the partial pressure। ठीक है, हमने क्या करा, s x इक्वल टू x k डॉट, यहाँ जो k कांस्टेंट था उसको k डॉट से रिप्रेजेंट करा और इनटू p पार्शियल प्रेशर। तो p को हमने क्या करा, यहाँ ले लिया 1 अपॉन k डैश इनटू x। तो जो 1 अपॉन k डैश की जो वैल्यूशन होगी वो kh की वैल्यूशन जो होगी, kh क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। क्या चीज है, हेनरी कांस्टेंट। P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यानी पार्शियल प्रेशर इंटू के एच यानी हेनरी कांस्टेंट इंटू एक्स यानी मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, K इज द हेनरी कांस्टेंट। क्लियर हो गया, वैल्यू ऑफ द K। अब आपने देखा कि वैल्यू ऑफ K वो अलग होगी हर एक के लिए, जैसे जैसे उसकी गैस होगी। हीलियम के लिए इतने टेम्परेचर पे इतनी होगी 293 केल्विन पर 144.97, इस तरीके मैंने दे रखा है। हर एक गैस के लिए अलग अलग के एच की वैल्यूशन है, यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूशन अलग अलग होगी। ये आपको रिमेम्बराइज भी करना चाहिए, कैलकुलेशन में आपको नीड्स होगी। क्लियर होगी बेटा। नेक्स्ट होता है बेटा लिमिटेशन ऑफ द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, हेनरीज लॉ होल्ड गुड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। हेनरी लॉ तब अच्छा चलता है, यानी तब अप्लाई अच्छी तरीके से होता है जब ये कंडीशन फॉलो करता हो। कैसे, द प्रेशर इज नॉट टू हाई, इतना ना हो कि उसको ब्रेक ही कर दे, लॉ को ही ब्रेक कर दे। इतना टेम्परेचर ना हो कि लॉ को ब्रेक कर दे। द गैस डज नॉट केमिकली कंबाइन विद द सॉल्वेंट, ऐसा भी ना हो कि केमिकल वो गैस डिजोल्व हो जाए, डिजोल्व होकर नया प्रोडक्ट फॉर्मेट करें। द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट, ऐसा भी ना हो या तो ना तो गैस के मॉलिक्यूल ना टूट जाए ना ही मिल जाए, ऐसा भी ना हो। और नेक्स्ट क्या है, जैसे क्या है, इन केस the solvent gas react with the solvent higher solubility can result in case, जैसे क्या कुछ कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि क्या है वो डिसॉल्व हो जाती है, जैसे अमोनिया गैस है वाटर के साथ अगर डिसॉल्व हो जाती है तो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है जो कि NH4 आयन और OH में डिसॉल्व ब्रेक हो जाती है। क्लियर हो गया, द सॉल्बिलिटी ऑफ द अमोनिया कैन वाटर इज मच हायर देन एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसी रीजन के कारण अमोनिया क्या बहुत इजी वे में जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो रिएक्ट विद द वाटर, CO2 अगर डिसॉल्व करते हैं तो H2CO3 फॉर्मेट करता है, ये भी प्रॉब्लम्स है। ऑक्सीजन गैस इन द ह्यूमन, जो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी मिक्स होकर क्या करती है, ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, ये लॉ को ब्रेक कर देती हैं। क्योंकि रीजन क्या है, गैस की सॉल्बिलिटी पे बताया है ना कि उसके सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए बता रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे क्या हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन गैस को लेंगे तो HbO2 का होल 4, ठीक है, ये क्या प्रोडक्ट फॉर्मेट करके। क्लियर हो गया, ये नीचे लगेगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा, ड्यू टू दिस प्रोसेस हेनरीज लॉ इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो। जब मैंने पीछे दिखाए थे उसी रीजन के कारण हेनरी लॉ बहुत जगह काम नहीं देता। ठीक है, गैस आर लेस, नोट करना है इसको, गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक देन इन अ प्योर वाटर। इट इज कॉल्ड सॉल्टिंग और आउट इफेक्ट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, क्या होता है वो गैसेस हो बहुत कम डिसॉल्व होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे सच एज द शुगर है, इफ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आल्सो रिड्यूस, क्या कर देती हैं, रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अगर आप के सॉल्यूशन में शुगर पार्टिकल डिसॉल्व, अगर शुगर सॉल्यूशन में अगर आप गैस डिसॉल्व करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी, यानी कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं वो डिसॉल्व करना कम कर देती हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कौन से, कार्बोनेट बेवरेज, डीप सी डाइविंग, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और लेक ऑफ द नॉइस इंटेग्रिटी, ये आपको एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बेटा, तब तक आप लोगों को एक काम जरूर करना है, पहला तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर जरूर करिए, हर वीडियो पर कर दीजिए बेटा, हम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं तो
बना रहे हैं तो आपको भी तो करना चाहिए ना। प्लस अगर जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए उन फ्रेंड को जिसको जो भी आपके टच में है। क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले। क्लियर हो गया? सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। बाय बेटा। और नेक्स्ट आपको एक और बताना बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे नंबर पे आप क्या करें, मिस कॉल कर दीजिए, मैसेज कीजिए, सॉरी मैसेज कीजिए, मिस कॉल मत कीजिए। ठीक है? और आप लोग जो भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको हाल ख्याल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है भैया, बाय।